हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम बाजी। तो आज मैं सावन कुमार आप लोगों के सामने जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे लेके आया हूँ और उसके सभी एमसीक्यूज़ को हम लोग करेंगे यहाँ पे। अगर आप लोग क्लास 10 में इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे जो सेकंड पार्ट आएगा इसका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, उसे वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे अपना क्वेश्चन आंसर वाला सेशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ओके, और इसके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को एक बार खुद से करके देखें और उसके बाद जैसे जैसे मैं बताऊंगा उस प्रकार से यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग उसका देखते जाएंगे। और अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे छोटा सा एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 1815 में यूरोप में किस प्रकार के रूढ़िवादी शासन स्थापित किए गए थे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है निरंकुश, डेमोक्रेटिक, सी ऑप्शन है कुलीन और डी है तानाशाही। तो आप लोग खुद से बताएं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा निरंकुश। ओके, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस फ्रांसीसी कलाकार अगला क्वेश्चन है हमारा उस फ्रांसीसी कलाकार की पहचान करें जिसने निम्नलिखित में से दुनिया के अपने सपने की कल्पना करते हुए 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला तैयार की। ओके, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए है कितागेवा उतामारो, बी ऑप्शन है रिचर्ड एम हो, सी ऑप्शन है वॉल्टेयर और डी ऑप्शन है फ्रेडरिक सोरियो। ओके, तो आप लोग बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा सही। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रेडरिक सोरियो। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल, जो एग्ज़ाम बाजी का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग वहाँ पे भी जाके या फिर इंस्टाग्राम पे भी जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हम लोगों को। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया। यहाँ ऑप्शन ए है हमारा 1821, ऑप्शन बी है 1790s, ऑप्शन सी है 1905 एंड ऑप्शन डी है 1797। तो आप लोग खुद से इसे बताएं दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा 1790s। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1861 में किसे संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया था। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है विक्टर सैमुअल टू, दूसरा ऑप्शन है लुई फिलिप, सी ऑप्शन है मिजनी और डी ऑप्शन है कैवोर। तो आप लोग खुद से बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा विक्टर सैमुअल टू। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कलाकार ने जर्मेनिया की छवि को चित्रित किया। ओके, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। फिलिप बीटा, फ्रेडरिक सोरियो, अंसर्ट रेनाना और रिचर्ड एम। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा फिलिप वीटा। ओके, लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था जब फ्रांसीसी चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गैरीबाल्डी, दूसरा ऑप्शन है बिस्मार्क, सी है हमारा मजिनी और डी है हमारे ऑप्शंस में ड्यूक मेटरनिच। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, ड्यूक मेटरनिच। ओके, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा 18वीं सदी के अंत में पोलैंड के साथ क्या हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं कि 18वीं सदी के अंत में आखिर पोलैंड के साथ क्या हुआ था। यहाँ पहला ऑप्शन है पोलैंड ने 18वीं सदी के अंत में स्वतंत्रता प्राप्त की। अगला है हमारे पास पोलैंड पूरी तरह से रूस के नियंत्रण में आ गया और रूस का हिस्सा बन गया। अगला है हमारा कि पोलैंड पूर्वी जर्मनी का हिस्सा बन गया।
उसके बाद हमारा अगला है कि 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड का विभाजन 3 महाशक्तियों रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रिया द्वारा किया गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। ओके, डी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि 18वीं सदी के अंत में पोलैंड का विभाजन महान शक्तियों रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रिया द्वारा किया गया था। ओके दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा उनका। तो हम लोग दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ है जर्मनी के एकीकरण में अग्रणी भूमिका किसने निभाई? ऑप्शन ए हमारे पास जर्मन सम्राट पूर्व में पर्सिया के राजा कैसर विलियम आई ने। ऑप्शन बी है ऑटो वन बिस्मार्क, पर्सिया के जो मुख्यमंत्री थे। सी जोहान ग्रॉट प्राइड हेडर, जर्मन दार्शनिक। और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया चांसलर ड्यूक मेटरनिच। तो आप लोग खुद से इसे बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो वन बिस्मार्क। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के साथ 7 वर्षों में 3 युद्ध समाप्त इसकी जीत के साथ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पर्सिया की जीत के साथ। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? इसका ऑप्शंस हम लोग पहले देखेंगे। ऑटो वन बिस्मार्क, ऑप्शन बी विक्टर सैम्यूल टू, ऑप्शन सी काउंट कैवोर पर्सिया के कैसर विलियम्स। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा? पर्सिया के कैसर विलियम्स। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेपोलियन संहिता की विशेषता थी? ओके, नेपोलियन संहिता की विशेषता। तो यहाँ पे क्या क्या है? पहला है ऑप्शन कानून के समक्ष समानता, दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तीसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार और चौथा ऑप्शन है जन्म के आधार पर विशेषाधिकार। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या था कि निम्नलिखित में से कौन नेपोलियन संहिता की विशेषता नहीं थी? ओके, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार दिया जाता था वो नहीं था, उसे नेपोलियन ने इंड कर दिया था। अब यहाँ पे हम लोग इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। स्पष्टीकरण में यहाँ पे यानी इसका एक्सप्लेनेशन तो यहाँ लिखा हुआ है 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन कोड के रूप में जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था, कानून के समक्ष समानता स्थापित की और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित कर लिया। ओके दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी जन्म के आधार पर विशेषाधिकार यहाँ दिया जाता था। अगले क्वेश्चन 12 नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, वो क्या है कि वियना की संधि की मेज़बानी किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ड्यूक मेटरनिच ने की थी वियना की संधि की मेज़बानी। ओके, यहाँ पे हम लोग स्पष्टीकरण भी इसका देख सकते हैं कि 1815 में यूरोपीय शक्तियों के प्रतिनिधि, ओके, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यूरोपीय शक्तियों के प्रतिनिधि कौन कौन थे? ब्रिटेन, रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया था। यूरोप के लिए एक समझौता करने के लिए वियना में मिले कांग्रेस की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने की थी। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एक्सप्लेनेशन में भी पॉइंट्स हैं, उन्हें भी आप लोग को याद रखना है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे एक छोटा सा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए मैं पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर करवा दूँगा आपके लिए। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति द्वारा लाए गए राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन थे। ओके, अब यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा कौन कौन से राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन लाए गए थे, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? तो ऑप्शन क्या क्या हैं हमारे पास? इसने पूर्ण राजतंत्र को समाप्त कर दिया। ऑप्शन बी है इसने फ्रांसीसी नागरिकों के एक निकाय को सत्ता हस्तांतरित की। ऑप्शन सी है यह घोषणा की कि अब से लोग राष्ट्र का गठन करेंगे। और
इसके भाग्य को आकर देंगे। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ओके, अभी हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रांस एक पूर्ण सम्राट के शासन के तहत 1789 में एक पूर्ण क्षेत्रीय राज्य था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद आए राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों ने संप्रभुता को राजशाही से फ्रांसीसी नागरिकों के एक निकाय में स्थानांतरित कर दिया। क्रांति ने घोषणा की कि यह लोग ही थे जो अब से राष्ट्र का निर्माण करेंगे और इसके भाग्य को आकार देंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कैसे लोगों का शासन हो गया राजतंत्र से। हम लोग अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे निरपेक्षवादी का क्या अर्थ है पूछा गया है। तो निरपेक्षवादी का ऑप्शंस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा एक दर्शन, ऑप्शन बी है एक सिद्धांत, ऑप्शन सी है राजशाही सरकार एंड ऑप्शन डी है एक पेंटिंग। तो यहाँ पे निरपेक्षवादी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर, ऑप्शन सी राजशाही सरकार। ओके, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो निरंकुशवादी एक सरकार या शासन की व्यवस्था होती है। ओके, ये व्यवस्था है सरकार की एक, जिसका प्रयोग की गई शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि निरंकुशवादी में क्या होगा, सरकार के शक्तियों पे किसी का कोई नियंत्रण नहीं होगा। इतिहास में यह शब्द राजशाही सरकार के एक रूप को संदर्भित करता है जो केंद्रीकृत, सैन्यकृत और दमनकारी था। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, इतिहास में क्या है, ये शब्द राजशाही सरकार को यहाँ पे संदर्भित करता है, यानी उससे रिलेटेड है, जिसमें एक केंद्र सरकार होगी, केंद्रीकृत सरकार होगी, उनके पास सैनिक शक्ति मिलेगी और ये सैनिक शक्ति क्या करेगी, लोगों का दमन करेगी। ओके, तो इसे क्या कहा जाएगा, निरंकुशवादी कहा जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ आया था। तो पहली राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति किसने दी थी, यहाँ पूछा गया है। अमेरिकी क्रांति के द्वारा दी गई थी, फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा, रूसी क्रांति के द्वारा या औद्योगिक क्रांति के द्वारा। यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। ओके, अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे इसके स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन लिखा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांस 1789 में एक पूर्ण सम्राट के शासन के तहत एक पूर्ण क्षेत्रीय राज्य था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों के कारण संप्रभुता को राजशाही से फ्रांसीसी नागरिकों के एक निकाय में स्थानांतरित कर दिया गया। ओके दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है कि आंखों पर पट्टी बांधकर तौलने वाले तराजू का जोड़ा किसका प्रतीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर, यहाँ पे आंखों पे हम लोग देखेंगे कि अदालत वगैरह में भी कैसे आँख पे एक लेडीज़ पट्टी बांधे हुई रहती है और एक हाथ में तराजू लिए रहती है, जिसे न्याय की देवी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा न्याय। ओके, हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेंगे इसका। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है कि लिबर्टी की विशेषता लाल टोपी या टूटी हुई श्रृंखला है, जबकि न्याय आमतौर पर एक आँख पर पट्टी वाली महिला होती है जो वजन के तराजू की एक जोड़ी होती है। ओके, तो हम लोग पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे, वहाँ पे लिबर्टी की विशेषता लाल टोपी और टूटी हुई जंजीर से दिखाया गया था, जिसमें एक महिला थी, है ना, उन्होंने उनकी जंजीर जो बांधी हुई थी उसको तोड़ दिया गया था और उसे स्वतंत्रता का माध्यम बताया गया था। ओके, तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, न्याय का जब प्रतीक का बात किया जाएगा तो वहाँ पे एक लेडीज़ होंगी जो आँख पे पट्टी बांधे हुए रहेंगी, जिससे कि हम लोग ऐसा ही बोलते हैं ना कभी कभी कि कानून अंधा होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1815 की वियना संधि के पीछे मुख्य मंशा क्या थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है राज्यों की पुनर्स्थापित करें, ऑप्शन बी है लोकतंत्र बहाल करें, रिस्टोर करना, फिर राजशाही बहाल करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके, तो आप लोग खुद से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजशाही बहाल करना। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं।
तो यहाँ पे लिखा गया है कि 1815 की वियना की संधि। तो आप लोग याद रखेंगे वियना की संधि कब हुई थी। ये हुई थी 1815 में, 1815 में हुई थी वियना की संधि। ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वियना की संधि कब हुई थी। तो 1815 में हुई थी। ओके, ये पीछे मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों को बहाल करना था जिन्हें नेपोलियन ने उखाड़ फेंका था। हम लोगों ने देखा था जैसे कि जो नेपोलियन का जब शासन आया था, नेपोलियन कोड, तो वहाँ पे उसने क्या किया था, जो भी सिल्वर स्पून वाले चाइल्ड हुआ करते थे, जिन्हें मतलब कि जैसे राजा का बेटा राजा, ऐसा वाला व्यवस्था उसने अंत कर दिया था और यूरोप में एक नया रूढ़िवादी आदेश बनाना था। तो यहीं राजशाही बहाल करने में क्या होगा, नेपोलियन जो जो भी बदलाव किया था उसे सबको फिर से वही सब कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा उन सब चीज़ों को। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, जर्मनी के एकीकरण के बाद किसे सम्राट घोषित किया गया। यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा ए पर्सिया राजा विलियम आई, दूसरा है फ्रांसीसी राजा लुई फिलिप, तीसरा ऑप्शन है हमारा विक्टर सैमुअल टू, एंड हमारा डी है इनमें से कोई नहीं। ओके, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा पर्सिया राजा विलियम आई, इन्हें बनाया गया था राजा। ओके, कब बनाया गया था इन्हें राजा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जर्मनी के एकीकरण के बाद इन्हें सम्राट घोषित किया गया था। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। 7 वर्षों में 3 युद्ध लड़े गए थे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। पर्सिया की जीत में समाप्त हुए और एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया गया। अब यहाँ पे हम लोग देखे थे जो 7 वर्ष तक युद्ध चला था उसका अंत कैसे हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, एमसीक्यू में ऐसे भी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था। तो यहाँ पे पर्सिया जीता था। ओके, पर्सिया की जीत के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था, ये जो 7 वर्षों तक चलते आ रहा था। ओके, और एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया था, और इसके बाद ही एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया गया। जनवरी 1871 में वर्साय में आयोजित एक समारोह में पर्सिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया था। ओके, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि कब किसे सम्राट घोषित किया गया था, तो भाई 1871 में वर्साय में आयोजित एक समारोह में पर्सिया के राजा विलियम प्रथम, ओके नाम याद रखना आप लोगों को जर्मन सम्राट घोषित किया गया था। कहाँ का सम्राट घोषित किया गया था, तो जर्मनी का सम्राट उन्हें घोषित किया गया था। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है कि जर्मनी किसका प्रतीक था। ओके, तो जर्मनी किसका प्रतीक था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये है हमारा, ये है जैसे ऑप्शंस पहले हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, फ्रांसीसी राष्ट्र, बी है जर्मन राष्ट्र, सी है ब्रिटिश राष्ट्र और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग खुद से इसे बनाए दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जर्मेनिया है, तो ये क्या हो जाएगा जर्मन। ओके, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यह है जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गया। दृश्य अभ्यावेदन में जर्मेनिया ओक के पत्तियों का एक मुकुट पहनता है, जैसा कि जर्मन ओक वीरता के लिए खड़ा है। ओके, तो यहाँ पे जब आप लोग फिगर को देखेंगे, यहाँ पे आप लोग पाएंगे कि जर्मेनिया जो है वो एक मतलब दृश्य के द्वारा समझाया जा रहा है, एक फिगर के द्वारा समझाया जा रहा है हम लोगों को। और जर्मेनिया जो है वो ओक के पत्तों का मुकुट पहनता है, और हम लोग को पता होना चाहिए कि ओक के पत्ते जो होते हैं वो वीरता के प्रतीक होते हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम में ये भी याद रखिएगा कि ओक के पत्ते क्यों इनको सिंबलाइज किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरता के लिए। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कि ग्यूसेप मेजिनी कौन थी। ग्यूसेप मेजिनी कौन थी ये पूछा। ग्यूसेप मेजिनी कौन थी, इसका हम लोग ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्रांसीसी क्रांतिकारी थी, इतालवी क्रांतिकारी थी, रूसी क्रांतिकारी थी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं थी। तो आप लोग खुद से इसका आंसर बताएं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा इतालवी क्रांतिकारी थी। ओके, ग्यूसेप मेजिनी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्यूसेप मेजिनी एक इतालवी क्रांतिकारी थे। 1807 में जेनोवा में जन्म हुआ था इनका।
वह कार्बोनारी के गुप्त समाज के सदस्य थे। उन्होंने 2 और भूमिगत समाजों की स्थापना की। पहला था मर्सीले में यंग इटली और फिर बर्न में यंग यूरोप। ओके, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि जो ग्यूसेप मेजिनी थे वो कौन से क्रांतिकारी थे, तो इतालवी क्रांतिकारी थे, ये आप लोग को ध्यान रखना है। फिर उनका जन्म 1807 में, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस MCQ वाले वीडियो में मैंने बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चंस लिए हैं, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, हो सकता है डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आ जाए एकदम। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे वीडियो को एक लाइक कर देंगे छोटा सा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि पर्सिया द्वारा टैरिफ बाधाओं को समाप्त करने के लिए गठित सीमा शुल्क संघ का नाम बताइए। यहाँ पे पर्सिया द्वारा जो टैरिफ बाधाओं को समाप्त करने के लिए सीमा शुल्क संघ का नाम बताना था। इसमें क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है एले, दूसरा ऑप्शन है जोल्वेरिन, सी ऑप्शन है JB बिकेन, और डी ऑप्शन है ला पेड्री। ओके, यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जोल्वेरिन। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग स्पष्टीकरण इसका देख लेते हैं। तो 1834 में, डेट आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सिया की पहल पर एक सीमा शुल्क या जोल्वेरिन का गठन किया गया था। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अग्रणी देश कौन था ये जोल्वेरिन घोषित करवाने में, तो पर्सिया की पहल थी। आप यह याद रखना आप लोगों को। और अधिकांश जर्मन राज्यों में शामिल हो गया था। ओके, संघ ने टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या को 32 से घटाकर 2 कर दिया। ये भी आप लोग को सब चीज़ें यहाँ पे आप लोग को याद रखनी है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो ये क्या बोल रहा है कि दास वोल्क का क्या अर्थ है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा कि दास वोल्क का क्या अर्थ है। तो ये ऑप्शन ए है लोकतंत्र, ऑप्शन बी है कारखाने कर्मचारी, ऑप्शन सी है स्लम निवासी, ऑप्शन डी हमारे पास आम लोग। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा आम लोग। ओके, हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही उत्तर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका हम लोग। ओके, तो यहाँ पे स्पष्टीकरण इसका क्या है कि जर्मन दार्शनिक जोहान गॉटफ्राइड हेडर 1744 से 1803 तक जो थे, ने दावा किया कि वास्तविक जर्मन संस्कृति को आम लोगों के बीच खोजा जाना था। दास वोल्क ने कहा, लोक गीतों, लोक कविताओं और लोक नृत्यों के माध्यम से राष्ट्र की सच्ची भावना ओके को लोकप्रिय बनाया गया था यहाँ पे। ओके, मतलब लोगों को एकजुट करने के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा था, लोकगीतों, लोक कविताओं, लोक नृत्यों का सहारा लिया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है यहाँ पे कि स्वच्छंदतावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला क्वेश्चन है सहमति से सरकार की अवधारणा, दूसरा है बाजारों की स्वतंत्रता, तीसरा है सांस्कृतिक आंदोलन, चौथा है एक व्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, सांस्कृतिक आंदोलन। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे स्वच्छंदवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन है जिसने राष्ट्रवादी भावना के एक विशेष रूप को विकसित करने की मांग की। ओके, तो यहाँ पे राष्ट्रवादी भावना का एक विशेष रूप का मांग कौन करेगा, तो ये करेगा कौन सा ग्रुप, सांस्कृतिक आंदोलन वाला ग्रुप। रोमांटिक कलाकारों और कविताओं ने आमतौर पर तर्क और विज्ञान की महिमा की आलोचना की। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो भी रोमांटिक कलाकार थे और कवि थे वो लोग आमतौर पर तर्क और विज्ञान की महिमा की आलोचना कर रहे थे और भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्य भावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग कि यहाँ पे जंकर कौन थे। तो जंकर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जंकर में हम लोग जैसे ऑप्शन ए देख सकते हैं सैनिक दिया है, ऑप्शन बी में दिया है जमींदार, बड़े जमींदार, ऑप्शन सी में अभिजात वर्ग, और ऑप्शन डी में बड़प्पन। यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर हमारा
बड़े जमींदार। इनका स्पष्टीकरण भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि जर्मनी के राष्ट्र निर्माण की उदार पहल को राजशाही और सेना की संयुक्त ताकतों द्वारा दबा दिया गया था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की उदार पहल को राजशाही और सेना की संयुक्त ताकतों के द्वारा दबा दिया गया था, जिसे पर्सिया के बड़े जमींदारों, जिन्हें जंकर्स कहा जाता था, द्वारा स्थापित किया गया था। तो जंकर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे बड़े जमींदार। ओके दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बड़े जमींदार। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आए। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत था? सबसे गंभीर किसके चलते आखिर यहाँ पे राष्ट्रवादी तनाव का उदय हो रहा था? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा बाल्कन्सो, फिर दूसरा ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, और तीसरा ऑप्शन है इटली, और चौथा ऑप्शन है हमारा जर्मनी। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास? सही उत्तर हो जाएगा बाल्कन्सो। ओके, इसका वो यहाँ पे हम लोग स्पष्टीकरण देख लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। यहाँ 1781 ओके के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत बाल्कान नामक क्षेत्र था। ओके, बाल्कान था क्षेत्र का नाम। बाल्कान भौगोलिक और जातीय भिन्नता का एक क्षेत्र था। यहाँ पे बहुत सारी हम लोग कलाकृतियाँ देख सकते हैं, नेचरिस्टिक। ओके, साथ ही साथ जातीय विभिन्नता भी यहाँ पे इस क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें आधुनिक रोमानिया के बाद बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो शामिल थे, जिनके निवासियों को मोटे तौर पर स्लाव के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और आप लोग से जाते जाते फिर से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्पेशली स्टूडेंट हैं उन तक जो अगली वीडियो आएगी वो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।